चलिए बच्चों, नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या सूत्र होता है। वो हमें मिल रहा था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। फिर इसके बारे में हमने अलग अलग बातें की थी कि भाई दोनों प्लेटों के मध्य जो बल लगता है वो कितना लगता है। वहां हमें कंसेप्ट समझ में आया था कि एक प्लेट का आवेश इंटू दूसरी प्लेट का विद्युत क्षेत्र हम करेंगे तो दोनों प्लेटों के मध्य बल निकलेगा। इसमें हमने काफी सारे सूत्र पढ़ लिए थे जो उसमें एक से दूसरे में हम कन्वर्ट कर रहे थे। मैंने बोला था कि फॉर्मूले आपको रटने नहीं है, आपको कंसेप्ट समझना है। जब भी जरूरत हो आप इस कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा था स्थिर विद्युत दाब के लिए हमने देखा था उसका सूत्र आया था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो सूत्र था ये ऊर्जा घनत्व वाले सूत्र के समान ही आया था। ऊर्जा घनत्व का सूत्र भी यही था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऊर्जा घनत्व का एक और सूत्र था जो मैंने आपसे कहा था काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत काम का है, इसको याद रखिएगा। वो था हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो ये सब हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। फिर हमने देख लिया था कि समांतर प्लेट संधारित्र को जब बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है तो बैटरी जितना कार्य करती है उसका 50% ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होता है और समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर सिर्फ 50% कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो पाता है। ये तब होता है जब प्रारंभिक रूप में समांतर प्लेट संधारित्र अनावेशित है। अगर अनावेशित को हम आवेशित कर रहे हैं तब 50% ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होगा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में और 50% स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अगर प्रारंभ में आवेशित है, कुछ आवेश पहले से उपस्थित है, उस केस में हम ऐसा नहीं कहते हैं, उसमें हम क्वेश्चन को पूरा सोल्व करेंगे तरीके से। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आवेश वितरण। अब हम समझेंगे आवेश का वितरण किस तरीके से होगा। ये आप एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं स्थिर विद्युत्की के अंदर। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं आवेश का वितरण गोलीय संधारित्र के लिए या गोलीय चालक के लिए बात कर रहे हैं। गोलीय चालक की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे दो गोलीय चालक हैं हमारे पास, एक की त्रिज्या है R1, दूसरे की त्रिज्या है R2 और पहले के पास आवेश है Q1, दूसरे के पास आवेश है Q2 और पहले की धारिता है C1, दूसरे की धारिता है C2। ऐसा मान लीजिए इसका विभवांतर है V1, इसका विभवांतर है V2। जैसे ही मैं दोनों को टच करूंगा या दोनों को एक चालक तार के द्वारा जोड़ दूंगा तो आवेश का वितरण होगा, पुनर्वितरण होगा। क्यों होगा? क्योंकि V1 और V2 अलग अलग हैं। आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव होता है या निम्न विभव से उच्च विभव होता है, दोनों होते हैं। धनावेश प्रवाहित होता है उच्च विभव से निम्न विभव, ऋणावेश प्रवाहित होता है निम्न विभव से उच्च विभव। तो इनके आवेश भी प्रवाहित होंगे और तब तक होंगे जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो हमने क्या किया, चालक तार से जोड़ा तो जोड़ने के बाद दोनों का विभव समान हो गया। इसको हमने नाम दिया VCM। CM मतलब कॉमन, तो कॉमन पोटेंशियल दोनों का हो गया। उभयनिष्ठ इसको विभव बोल सकते हो आप, उभयनिष्ठ विभव दोनों का हो जाएगा। तो दोनों का विभव जब तक उभयनिष्ठ विभव नहीं होता तब तक आवेश का वितरण होगा। तो पहले का आवेश पहले था Q1, बाद में हो गया होगा Q1 डैश। दूसरे का आवेश था Q2 तो हो गया होगा Q2 डैश। धारिता तो अपनी पहले जो थी वही रही होगी C1 C2। अब देखते हैं, हमसे पूछा जा सकता है यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र के केस में क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं, एक की धारिता है C1, दूसरे की C2। एक का आवेश है Q1, दूसरे का है Q2। दोनों को अलग अलग बैटरी से आवेशित कर रखा है। इसका विभवांतर V1, इसका V2। अगर मैं दोनों संधारित्रों को बैटरी से अलग करके आपस में जोड़ देता हूं इस तरीके से, ये ऊपर आ गया C1, नीचे आ गया C2 और इस तरीके से जोड़ रहा हूं कि पहले की धनात्मक प्लेट दूसरे की धनात्मक प्लेट से जुड़ी हुई है, पहले की ऋणात्मक प्लेट दूसरे की ऋणात्मक प्लेट से जुड़ी हुई है, तो इनमें भी आवेश का पुनर्वितरण होगा क्योंकि इसका विभवांतर अलग अलग था। कब तक होगा? जब तक दोनों का विभवांतर समान नहीं हो जाता, मतलब उभयनिष्ठ विभव नहीं आ जाता है, उभयनिष्ठ विभवांतर नहीं आ जाता है। तो हम उस केस में बोल सकते हैं कि उभयनिष्ठ विभव कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए ध्यान से, आवेश संरक्षण का सिद्धांत आप लगा सकते हैं यहाँ पे कि भाई पहले पूरे निकाय का कुल आवेश जितना था, बाद में भी निकाय का कुल आवेश तो उतना ही रहेगा। एक से दूसरे में आवेश गया है मगर कुल आवेश का मान तो उतना ही होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि गोलीय चालक के लिए बात करें तो पहले कुल आवेश था Q1 प्लस Q2, बाद में कुल आवेश हो गया होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो पहले जो कुल था बाद में जो कुल है दोनों बराबर ही तो होंगे। हम यहां पर बोल सकते हैं Q1 की जगह C1 V1 और Q2 की जगह C2 V2। Q1 डैश को क्या नाम देंगे? Q1 डैश को बोलेंगे C1 इंटू V कॉमन
और Q2 डैश को बोलेंगे C2 इंटू V कॉमन। यहां से V कॉमन को आप बाहर ले लोगे, महत्तम समापवर्ती ले लोगे, कॉमन ले लोगे, तो आपके पास V कॉमन का फॉर्मूला आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको आप लिख सकते हो Q1, इसको लिख सकते हो Q2, तो आपके पास हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हो कुल आवेश बटा कुल धारिता, कुल आवेश बटा कुल धारिता। तो आपके पास सूत्र बन गया उभयनिष्ठ विभव का कुल आवेश बटा कुल धारिता। ये आपको ध्यान रखना है उभयनिष्ठ विभव का। कई बार आपको प्रारंभिक विभवांतर दे देगा, V1 V2 देगा, तो आपको यह सूत्र लगाना है। अगर प्रारंभिक आवेश दे दिया जाए तो आप बोल सकते हैं कुल आवेश बटा कुल धारिता। आप करेंगे तो उससे भी उभयनिष्ठ विभव आपको मिल जाएगा। अगर हम गोलीय संधारित्र के लिए बात करें, ये तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी संधारित्र आ जाए आपके पास, समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी धारिता आपको दे रखी है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। गोलीय चालक के लिए अगर बात करें तो गोलीय चालक के लिए हम C1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और C2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। वैल्यूज अगर यहां रख दी जाए तो हमारे पास उभयनिष्ठ विभव का सूत्र आएगा, उभयनिष्ठ विभव का सूत्र मिल जाएगा C1V1 की जगह हो जाएगा R1V1, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर और नीचे से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, और यहां बनेगा R2V2 अपॉन R1 प्लस R2। आपको ये फॉर्मूला भले ही याद मत कीजिए, आप याद इसी को रखिए, क्योंकि इसी में वैल्यू रखने पे ये कन्वर्ट हो रहा है। हमारा फॉर्मूला क्या है उभयनिष्ठ विभव का, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये ध्यान रखना है, बार बार ये कह रहा हूं कि ये याद रखना है आपको, क्योंकि इस फॉर्मूले को यूज करेंगे फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे, आप आगे देखिएगा। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र के लिए बात कर रहे हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए देखिए, यहां पर समांतर प्लेट संधारित्र के केस में दो बातें हो सकती हैं, या तो पहले की धनात्मक प्लेट को दूसरे की धनात्मक प्लेट से जोड़ दिया जाए, और पहले की ऋणात्मक प्लेट को दूसरे की ऋणात्मक प्लेट से जोड़ दिया जाए, जैसे जोड़ा जा रहा है यहां पे। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहले की धनात्मक को दूसरे की ऋणात्मक से जोड़ें और पहले की ऋणात्मक को दूसरे की धनात्मक से जोड़ें। तो हम इसका फर्स्ट केस देख रहे हैं, यदि समान ध्रुवता वाली प्लेटें एक साथ जुड़ी हो, या तो क्वेश्चन में बोल देगा कि समान ध्रुवता वाली प्लेटें जुड़ रही हैं, या कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोले तब भी हमें यही मानना है कि समान ध्रुवता वाली प्लेटें परस्पर जुड़ी हुई हैं। कुछ ना बोले तब भी हमें क्या मानना है कि समान ध्रुवता वाली प्लेटें परस्पर जुड़ी हैं, या कुछ ना कहा हो, या तो कुछ ना कहा हो या बोल दिया जाए समान ध्रुवता वाली प्लेटें परस्पर जुड़ी हो, तो आप यही केस मानकर चलेंगे। उस केस में उभयनिष्ठ विभव का सूत्र क्या होगा, वो होगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, या फिर कुल आवेश बटा कुल धारिता। यही सूत्र आपको लगाना है, क्योंकि दोनों धनात्मक प्लेटें हैं, दोनों धनात्मक आवेश जुड़ जाएंगे, और नीचे तो कुल धारिता से डिवाइड करना ही है। यही आपका तरीका है। यदि विपरीत ध्रुवता वाली प्लेट एक साथ जुड़ी हो, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव से जुड़ी हो और ये नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव से जुड़ी हो, तो विपरीत ध्रुवता की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बड़ी की मात्रा आएगी, विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें अगर जुड़ी हो तो अगर विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें परस्पर जुड़ी हो तो उभयनिष्ठ विभव का जो सूत्र होगा वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। Q1 माइनस Q2 क्यों किया बेटे, यहां से जो पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है, अगर इन दोनों प्लेट के टोटल चार्ज को ऐड करते हो तो हमें पता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो एक्चुअल में दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, मतलब एक में से दूसरे को घटाएंगे तब आपको कुल आवेश मिलेगा। तो हम बोलेंगे Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, या बोल दीजिए C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। किया क्या, V2 की जगह माइनस V2 कर दिया। अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव थी तब हमने बोला था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। जब विपरीत होंगी तो C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 हम बोलेंगे। उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है ये। गोले के केस में तो ये सब होगा नहीं, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ही ध्रुवताओं की बात होगी। अब यहां पर हम देख रहे हैं संयोजन के बाद संधारित्र पर आवेश कितना आएगा। संयोजन के बाद पहले संधारित्र पर आवेश हो गया होगा Q1 डैश, तो Q1 डैश को आप लिख सकते हो C1 इंटू V कॉमन, या उभयनिष्ठ विभव, क्योंकि विभवांतर V कॉमन हो गया, तो हम इसको C1 इंटू V कॉमन का सूत्र कुल आवेश बटा कुल धारिता, तो Q टोटल अपॉन C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। दूसरे पर आवेश C2 इंटू V कॉमन, तो इसका हो गया होगा कुल आवेश बटा कुल धारिता। अगर दोनों समीकरणों को परस्पर डिवाइड कर दिया जाए, एक दूसरे से डिवाइड कर दिया जाए, तो हम लिख सकते हैं Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर होगा C1 बटा C2।
अगर संधारित्र गोले के लिए बात की जाए तो ये हो जाएगा 4πε0r1 अपॉन 4πε0r2, तो हमारा जो रेशियो आएगा वो आएगा r1:r2। और आपने स्थिर विद्युत की में भी पढ़ा होगा कि जब दो आवेशित गोलों को परस्पर जोड़ा जाता है, टच किया जाता है, तो कुल आवेश जो होगा वो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में बंट जाता है। पढ़ा था कैसा वहां पे? ये वहां जरूर पढ़ा होगा। या फिर हम बोल सकते हैं जो कुल आवेश होगा दोनों की धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाएगा। संधारित्र है तो बोल सकते हो धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाएगा, गोले हैं तो आप बोल सकते हो त्रिज्याओं के अनुपात में बढ़ जाएगा। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, वही यहां पर हम दोबारा पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहां पर संधारित्र संयोजन के बाद प्रत्येक गोले के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं, याद नहीं करने हैं फॉर्मूले इसके, सिर्फ समझना है कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है KQ/R²। संयोजन के बाद पहले गोले पे जो आवेश होगा वो हो गया होगा Q1 तो आप लिख सकते हैं KQ1-R², R1²। दूसरे के लिए लिखेंगे KQ-R2²। दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र का होगा सूत्र E1-E2 बराबर Q1-Q2 इंटू R2²/R1²। और हमें पता है Q1-Q2 को हम बोलेंगे R1:R2, क्योंकि ये त्रिज्याओं के अनुपात में बटा है तो इसकी जगह हम R1/R2 लिख सकते हैं। इस R1 से ये R1 कैंसिल होगा, इस R2 से R2 कैंसिल होगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है, देखिए E1-E2 होगा R2:R2, R2:R1। इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र का अनुपात होगा वो त्रिज्याओं के व्युत्क्रम अनुपात में होगा। जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी उसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र कम उत्पन्न हो रहा होगा, और जिसकी त्रिज्या कम होगी उसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न हो रहा होगा संयोजन के बाद। तो ये देखिए ध्यान से इसको। इसके बाद आता है ऊष्मा हानि। अब ऊष्मा की हानि क्यों हो रही होगी इसको आराम से समझिए ठंडे दिमाग से। अब हो क्या रहा होगा, पहले एक संधारित्र ऊपर है, इसके ऊपर आवेश है Q1, इसकी धारिता है C1, इसके ऊपर विभवांतर है V1। एक संधारित्र नीचे है, इसके ऊपर आवेश है Q2, इसकी धारिता है C2, इसके ऊपर विभवांतर है V2। जब दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया तो आवेश का पुनर्वितरण हुआ, आवेश एक दूसरे में प्रवाहित हुआ। अब उस वजह से क्या हुआ कि उभयनिष्ठ विभव मिल गया। अब आवेश का प्रवाह क्यों हुआ, क्योंकि हमने तार द्वारा दोनों संधारित्रों को जोड़ दिया। गोलों की बात करें तो भी यही हुआ, क्योंकि भाई विभवांतर था तो आवेश का प्रवाह हुआ। अब प्रवाह कहां हुआ, तार में। और मैंने आपको बताया था कि दुनिया का कोई ऐसा तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। यहां पे भी तार है तो यहां भी आर होगा, मतलब यहां भी प्रतिरोध होगा, और प्रतिरोध है तार में और आवेश का हो रहा है प्रवाह, तो ऊष्मा की हानि जरूर होगी। ऊष्मा की हानि हो रही है तो निकाय की ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियस सी बात है घटेगी। पहले कुछ ऊर्जा थी, पहले संधारित्र के पास हाफ C1 V1², दूसरे के पास थी हाफ C2 V2², कुल ऊर्जा थी हाफ C1 V1² प्लस हाफ C2 V2²। बाद में हो गई पहले के पास हाफ C1 V कॉमन², दूसरे के पास ऊर्जा हो गई हाफ C2 V कॉमन², कुल ऊर्जा हो गई बाद में हाफ C1 V कॉमन² प्लस हाफ C2 V कॉमन²। पहले की कुल ऊर्जा में से बाद वाली कुल ऊर्जा को घटा दिया जाए तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, वो है ऊष्मा की हानि। ऊष्मा की हानि क्यों हुई? क्योंकि आवेश का प्रवाह हुआ। अब देखिए यहां पर हम जानते हैं कि वर्क डन बाय बैटरी आप लिखते हैं डेल्टा यू प्लस ऊष्मा की हानि। ये हमने तब पढ़ा था जब बैटरी से किसी संधारित्र को आवेशित किया जा रहा है। अब यहां पर देखिए, यहां तो बैटरी हम लगा ही नहीं रहे हैं, एक आवेशित संधारित्र को दूसरे आवेशित संधारित्र से जोड़ा जा रहा है, तो बैटरी का कार्य कितना है? यहां पर बैटरी का कार्य है 0, तो उस केस में आप बोल सकते हैं बैटरी का कार्य 0 है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच। तो आप यहां से बोल सकते हैं डेल्टा एच इक्वल टू होगा माइनस डेल्टा यू, और डेल्टा यू को लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो आप डेल्टा एच इक्वल टू लिख देंगे माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो ये हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यही क्या होगा डेल्टा एच। अच्छा, यू इनिशियल माइनस फाइनल क्यों किया है? क्योंकि प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा ज्यादा होगी, बाद वाली कम होगी, क्योंकि ऊष्मा की हानि हो रही है। यही आपका आंसर आ रहा है। इस तरीके से हम ऊष्मा की हानि निकालेंगे। तो जब भी ऊष्मा की हानि निकालनी है हमें कुल दोनों समय पे स्थिति ऊर्जा निकालनी है, प्रारंभिक और अंतिम, और दोनों का अंतर निकाल लेना है, वही ऊष्मा की हानि होगी। देखिए यहां पर हम बोल सकते हैं बैटरी का वर्क है 0
और डेल्टा यू को लिख सकते हो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो ऊष्मा की हानि आपको मिल जाएगी कब, यदि समान ध्रुवता वाली प्लेटें एक साथ जुड़ी हुई हैं तब बात कर रहे हैं, या कुछ ना कहा जाए तब भी यही बात होगी। तो उस केस में हम बोलेंगे कि मान लीजिए पहले की धनात्मक प्लेट दूसरे की धनात्मक प्लेट से जुड़ी हुई है, तो जोड़ने के बाद जो दोनों का उभयनिष्ठ विभव होगा वो होगा VCM VCM, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इसकी धारिता हो गई C1, इसकी धारिता हो गई C1, इसकी धारिता हो गई C2, इसका विभवांतर हो गया V1 और इसका विभवांतर हो गया V2। दोनों को हमने जोड़ा तो ये दोनों का उभयनिष्ठ विभव आ चुका है। अब इस केस में आप बोल सकते हैं कि ऊष्मा की हानि होगी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। भाई इसको इधर लेके जाएंगे तो आपको ऊष्मा की हानि का सूत्र क्या मिल गया, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इस तरीके से अगर हम चाहें ऊष्मा की हानि लिखना तो प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा क्या थी, वो थी हाफ C1 V1 स्क्वायर इसके पास, हाफ C2 V2 स्क्वायर इसके पास, दोनों को जोड़ दिया तो कुल स्थिति ऊर्जा पहले थी। बाद में स्थिति ऊर्जा क्या हो गई, इसके पास हो गई होगी हाफ C1 V कॉमन स्क्वायर, इसके पास हो गई होगी हाफ C2 V कॉमन स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया तो अंतिम स्थिति ऊर्जा आ गई। इसमें से इसको घटा दिया तो हमें ऊष्मा की हानि मिल गई। एक तरीका तो ये है, मगर इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, टाइम खर्च होगा। अगर मैं यहां पर V कॉमन की वैल्यू रख देता हूं, V कॉमन का मैंने सूत्र बताया था आपको, जब समान प्लेटें परस्पर जुड़ी हो तो वो था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। उस वैल्यू को यहां रख सकते हैं, उस वैल्यू को यहां रख के इसको और आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक सूत्र आएगा, उस सूत्र की वैल्यू होगी हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। याद कर लीजिए इसको, बहुत काम का फॉर्मूला है। क्यों है ये काम का फॉर्मूला, क्योंकि ये बहुत टाइम बचाएगा। इस तरीके से करेंगे तो कैलकुलेशन लेंदी होगी, सिली मिस्टेक के चांस ज्यादा है। इस तरीके से करेंगे तो फटाफट से एक स्टेप में आपका आंसर आएगा और सिली मिस्टेक के चांस भी नहीं होंगे। ये फॉर्मूला जल्दी से याद भी हो जाता है। तो क्या है ऊष्मा की हानि का सूत्र, अगर हम दो संधारित्रों को परस्पर जोड़ रहे हैं तो, और कब, जब समान ध्रुवता वाली प्लेटें एक साथ जुड़ी हैं तब क्या है सूत्र, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये याद कर लेना है हमें। ये तभी लगाना है जब समान ध्रुवता वाली प्लेटें परस्पर जुड़ी हों या कुछ ना कहा गया हो तब। तो अब हम देख रहे हैं यदि विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें एक साथ जुड़ी हों तो ऊष्मा हानि का सूत्र क्या होना चाहिए। यहां पर भी वही मात्रा बड़ी की आएगी, विपरीत ध्रुवता वाली प्लेट एक साथ जुड़ी हो तो ऊष्मा हानि का सूत्र होगा, बेटा हमें पता है V2 को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस V2। तो पहले ऊष्मा हानि थी हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो V2 की जगह माइनस V2 करेंगे तो अपना फॉर्मूला बन जाना चाहिए हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र आपको याद रखना है अच्छे से। ये यूज तब करेंगे जब विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें जुड़ी हों। समान ध्रुवता वाली होती तो आता V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, जब विपरीत वाली होंगी तो सूत्र लगाएंगे V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, बहुत काम के फॉर्मूले हैं ये, इनसे आप क्वेश्चन बड़ा फास्ट सॉल्व करवाएंगे और इसके बाद आप आगे क्वेश्चन में बहुत इजीली इन चीजों को डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 फेरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है। अब इसे 3 फेरेड धारिता वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ा जाता है। तब हमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। पहला याद करना है उभयनिष्ठ विभव, दूसरा पूछा है प्रवाहित आवेश और तीसरी बात पूछी है हमसे ऊष्मा की हानि कितनी होगी। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिए, इसको एक बार आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 फेरेड धारिता वाला एक संधारित्र है जिसको हमने 10 वोल्ट की बैटरी से आवेशित कर दिया। इसका मतलब इसके ऊपर विभवांतर कितना हुआ, इसके ऊपर विभवांतर हो गया 10 वोल्ट। अब दूसरा जो संधारित्र है वो उसकी धारिता है 3 फेरेड। इसका मतलब जो पहला संधारित्र था उसकी धारिता हो गई C1, वो हो गया 2 फेरेड और C2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 फेरेड। यह हमें अभी तक समझ में आ रहा है। अच्छा, हमें बोला है कि पहले संधारित्र को 10 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया, इसका मतलब इसका विभवांतर हो गया 10 वोल्ट। दूसरे संधारित्र जो है हमारा वो अनावेशित है। अनावेशित है इसके ऊपर मतलब कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है तो इसका विभवांतर भी कितना होगा, 0 ही होगा।
तो V1 पता है, V2 पता है, C1 पता है, C2 पता है। अब यहां पे हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का सूत्र हमने जो पढ़ा था, क्या था बेटा? वो था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर यहां पर मैं वैल्यूज रख देता हूं C1, C2, V1, V2 की, तो देखिएगा C1 की वैल्यू है 2 फेरेड, V1 की वैल्यू है 10 वोल्ट, प्लस C2 की वैल्यू है 3 फेरेड इंटू V2 की वैल्यू है 0 अपॉन C1 प्लस C2 मतलब 2 प्लस 3। तो ऊपर हमारे पास मिलेगा हमें 2 इंटू 10 मतलब 20 प्लस 0, तो ऊपर हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 5, तो आपका आंसर होगा 4 वोल्ट। तो जो उभयनिष्ठ विभव आने वाला है वो आएगा 4 वोल्ट। कितना आ रहा है उभयनिष्ठ विभव? 4 वोल्ट। इसका मतलब आवेश के पुनर्वितरण के बाद दोनों संधारित्रों के ऊपर विभवांतर 4 वोल्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है हमसे प्रवाहित आवेश, मतलब आवेश का प्रवाह कितना होगा, कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे बेटा, किसी भी एक संधारित्र को देखिए, उस पर चेक कीजिए उस पर पहले कितना आवेश था, फिर बाद में कनेक्ट करने के बाद में कितना आवेश हो गया है, आवेश में जितना परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन कहां से आया होगा, वो परिवर्तन तार में प्रवाहित होकर आवेश के रूप में आया होगा। तो आवेश प्रवाहित कितना होगा, जितना संधारित्र पे आवेश के मान में परिवर्तन होगा वही होगा। चलिए पहले संधारित्र के लिए बात करते हैं। पहले संधारित्र के लिए पहले हम देख लेते हैं, पहले संधारित्र पे पहले कितना आवेश था। हम मान लेते हैं पहले आवेश था Q1। Q1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, Q1 की वैल्यू होगी C1V1, मतलब C1V1 की वैल्यू से आप निकाल सकते हैं 2 इंटू 10, मतलब कितना आवेश था पहले, 20 कूलाम आवेश था। अब यहां पर देखते हैं कि पहले संधारित्र पे मान लीजिए बाद में हो जाएगा Q1 डैश आवेश, और Q1 डैश की वैल्यू हम लिख सकते हैं C1 इंटू V उभयनिष्ठ। तो यहां से वैल्यू हो जाएगी, C1 की वैल्यू है 2, उभयनिष्ठ विभव आया है हमारे पास 4 वोल्ट। तो हमारे पास जो अब आवेश आ रहा है वो आ रहा है 8 कूलाम। इसका मतलब पहले आवेश था 20 कूलाम, अब आवेश बचा है 8 कूलाम। इसका मतलब कितना आवेश परिवर्तित हुआ, अब हुआ है परिवर्तित इसमें 20 माइनस 8 मतलब 12 कूलाम, या फिर 8 माइनस 20 करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 12 कूलाम। हमें आवेश के नेचर से कोई मतलब नहीं है, परिमाण हमें पता होना चाहिए। 12 कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ है, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब यहां पे देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, प्रवाहित आवेश का मान आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है ऊष्मा की हानि। ऊष्मा की हानि के मैंने आपको 2 सूत्र बताए थे, जब समान प्लेटें परस्पर जुड़ी हों तो क्या होगा, और जब विपरीत प्लेटें परस्पर जुड़ी हों तो क्या होगा। तो यहां पर तो एक अनावेशित है, तो आप कोई सा भी सूत्र लगाइए सेम आंसर आएगा, क्योंकि यहां पर समान नेचर वाली प्लेटें और विपरीत नेचर वाली प्लेटें नहीं होंगी, क्योंकि दूसरा संधारित्र अनावेशित है, उसके ऊपर कोई आवेश ही नहीं है। तो हम लगा सकते हैं इसमें सूत्र, वो होगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यही सूत्र है हमारा। वैल्यू रख दीजिए यहां पर, हाफ C1 C2 की वैल्यू 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू V1 की वैल्यू 10 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो 3 अपॉन 5 इंटू 10 का स्क्वायर होगा 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 जूल। इसका मतलब ऊष्मा की हानि कितनी होने वाली है, ऊष्मा की हानि होगी बेटा 60 जूल। इस तरीके से हम तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं बड़ा इजीली। उम्मीद है आपसे भी ये क्वेश्चन हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं पहले आप न्यूमेरिकल पढ़ के वीडियो को पॉज कीजिए, अपना फुल एफर्ट लगाइए उस क्वेश्चन को सोल्व करने में, उसके बाद ही उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। डायरेक्ट आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, फेयर सॉल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहला कैपेसिटर था 2 फेरेड का, और उसको हमने किया 10 वोल्ट की बैटरी से आवेशित, तो इसके ऊपर विभवांतर है 10 वोल्ट। और जो दूसरा संधारित्र है वो है 3 फेरेड, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, दोनों को हमने जोड़ रखा है। जैसे ही इस कुंजी को बंद करूंगा, जैसे ही इस कुंजी को बंद करूंगा तो दोनों के बीच में आवेश का पुनर्वितरण होगा। इसके पास पहले आवेश था Q1, अब हो गया होगा Q1 डैश, इसके ऊपर पहले 0 था तो इसके ऊपर हो गया होगा Q2 डैश। अब यहां से हम आवेश संरक्षण लगा सकते हैं सिद्धांत। पहले इसके ऊपर कुल आवेश कितना था, 2 इंटू 10, इसके ऊपर आवेश था 0, तो पहले कुल आवेश हो गया 2 इंटू 10 प्लस 0।
इसके ऊपर बाद में आवेश हो गया होगा 2 इंटू वी, क्योंकि हमने मान लिया उभयनिष्ठ विभव वी है मान लीजिए, तो इसके ऊपर आवेश हो गया होगा 2 इंटू वी, और इसके ऊपर आवेश हो गया होगा 3 इंटू वी, तो बाद में कुल आवेश रहा होगा 5v। तो हम बोल सकते हैं पहले कुल आवेश बराबर बाद में कुल आवेश, तो 5v इक्वल टू हो गया 20, तो v का मान यहां से आपके पास आ जाएगा 4 वोल्ट। इसका मतलब उभयनिष्ठ विभव 4 वोल्ट है। हमारा आंसर भी यही आया था। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि प्रवाहित आवेश कितना होगा। मैंने बोला किसी भी एक संधारित्र के ऊपर आप आवेश में परिवर्तन ज्ञात कर लीजिए। तो पहले आवेश संधारित्र की बात की है यहाँ पे, पहले संधारित्र पे आवेश हो गया है 2 इंटू 4, बाद में आवेश कितना हो गया 2 इंटू 4, पहले कितना था 2 इंटू 10, भाई बाद में हो गया C1 इंटू वी उभयनिष्ठ, पहले था C1 V1। तो हमने देखा यहाँ पे कितना आवेश प्रवाहित हुआ -12 कूलम, या 12 कूलम भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो यहां पे देखिए हमने प्रवाहित आवेश निकाल लिया पहले संधारित्र पे आवेश में परिवर्तन देखकर। अब दूसरे के लिए भी बात कर सकते हैं, चेक कीजिए दूसरे के लिए कैसे करेंगे। दूसरे संधारित्र के ऊपर पहले आवेश कितना था 0, बाद में कितना हो गया होगा C2 इंटू वी उभयनिष्ठ, C2 की वैल्यू कितनी है 3, वी उभयनिष्ठ कितना आया 4, तो बाद में आवेश कितना हो गया होगा 3 इंटू 4 मतलब 12 कूलम, पहले था 0 बाद में हो गया 12 कूलम, परिवर्तित कितना हुआ 12 कूलम, इसका मतलब प्रवाहित आवेश कितना आ रहा है उससे भी 12 कूलम ही आ रहा है। तो आप किसी से भी कीजिए सेम आंसर आपको मिलेगा। थर्ड आ रहा है हमारा क्वेश्चन ऊष्मा की हानि। ऊष्मा की हानि के लिए मैंने बेटा बोला है आपसे कि आप सूत्र का यूज करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा और फटाफट आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, पूरे निकाय की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा निकालिए और पूरे निकाय की बाद में स्थितिज ऊर्जा निकालिए, दोनों का जो अंतर आ रहा होगा वही क्या होगी ऊष्मा की हानि। तो हमने क्या किया, पहले कुल ऊर्जा निकाल ली, फिर बाद में कुल ऊर्जा निकाल ली, दोनों को माइनस कर दिया, तो उससे भी आपका आंसर कितना आ रहा है 60 जूल। और हमने जो क्वेश्चन किया था हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के किया था, उससे भी आंसर क्या आया था 60 जूल आया था। तो मेरी सलाह तो यही है कि आप फॉर्मूले का यूज करें, इजी फॉर्मूला है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। यहां इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 फेरेड और 3 फेरेड धारिता वाले संधारित्रों को 5 वोल्ट तथा 10 वोल्ट की बैटरी के साथ आवेशित किया जाता है। अब संधारित्रों को समान ध्रुवता वाली प्लेटों को आपस में जोड़ा जाता है। देखिए ध्यान से क्या बोला, हमारे पास दो संधारित्र हैं C1 C2। C1 की वैल्यू क्या मान दे रखी है, यहां पर C1 की वैल्यू है 2 फेरेड और C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू है 3 फेरेड। अब यहां पे देखिए पहले संधारित्र को आवेशित किया 5 वोल्ट से, मतलब V1 कितना हो गया 5 वोल्ट। अच्छा दूसरे को आवेशित किया 10 वोल्ट से, तो V2 कितना हो गया आपके पास 10 वोल्ट। तो C1 C2 पता है, V1 V2 पता है। अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, हमसे बोला है समान ध्रुवता वाली प्लेटों को आपस में जोड़ा है। इसका मतलब धनात्मक प्लेट को धनात्मक से जोड़ा है, ऋणात्मक प्लेट को ऋणात्मक प्लेट से जोड़ा है। तो अब यहां पे हम पूरे समान ध्रुवता वाली प्लेटों को जोड़ने वाले फॉर्मूले को ही यूज करेंगे, ध्यान रखना है इस बात का। तो अब देखिए 3 सेम क्वेश्चन पूछे हैं, उभयनिष्ठ विभव, प्रवाहित आवेश और ऊष्मा की हानि। सेम वही क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन में थे। देखिए अब यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का सूत्र हमें पता है क्या है भाई, उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ऐसे ही किया था हमने, वैल्यू रख दीजिए यहां पर। C1 V1 की वैल्यू क्या हो गई, C1 है 2 V1 है 5 प्लस C2 V2, C2 है 3 V2 है 10 अपॉन C1 प्लस C2 मतलब 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 5 10 प्लस 30 मतलब ऊपर मिलेगा आपको 40 डिवाइड बाई 5। तो उभयनिष्ठ विभव कितना आ रहा है 8 वोल्ट। इसका मतलब उभयनिष्ठ विभव का मान क्या आने वाला है 8 वोल्ट आपके पास उभयनिष्ठ विभव मिल जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है प्रवाहित आवेश। ये अभी हम रफ सोल्व कर रहे हैं, इसका फेयर सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। यहां पे प्रवाहित आवेश के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, किसी भी एक संधारित्र को पकड़िए, उसके ऊपर आवेश में कितना परिवर्तन आया है ये आप चेक कीजिए। तो हम कैसे चेक करेंगे, पहले हम मान लेते हैं पहले संधारित्र पे आवेश है Q1, तो Q1 का मान कितना होगा C1 V1, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 मतलब ये कितना हो गया 10 कूलम। अच्छा बाद में पहले संधारित्र पे आवेश कितना हो गया होगा Q1 डैश, उसको आप लिख सकते हैं C1 इंटू V कॉमन, तो ये हो जाएगी वैल्यू आपके पास 2 इंटू, अच्छा V कॉमन कितना आ रहा है, V कॉमन आ रहा है 8, तो आपके पास हो गया आंसर 16 कूलम। पहले आवेश था 10 कूलम,
अब हो गया 16 कूलम। परिवर्तन कितना हुआ आवेश का? परिवर्तन कितना हुआ भाई? परिवर्तन हुआ, पहले था 10 कूलम, अब हो गया 16 कूलम। तो आप बोल सकते हैं परिवर्तन हुआ -6 कूलम, या 16 कूलम में से 10 कूलम को घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेचर से हमें मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड आ रहा है 6 कूलम। तो कितना आवेश प्रवाहित हुआ? 6 कूलम बोलिए, -6 कूलम बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, यहां पर सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है ऊष्मा की हानि। ऊष्मा की हानि का सूत्र हमें पता है। ऊष्मा की हानि क्या होगी? वो होती है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आप ये भी कर सकते हैं, कुल ऊर्जा निकाल के दोनों तरफ प्रारंभिक और अंतिम दोनों को माइनस कर दीजिए, जो डिफरेंस आएगा वही ऊष्मा की हानि होगी। मगर हम फॉर्मूले से कर रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन फास्ट होता है, एक बार इसी को यूज कर रहे हैं। देखिए यहां से क्या आंसर आएगा? हाफ C1 C2 की वैल्यू 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू V1 माइनस V2। V1 कितना है बेटा? V1 है 5, V2 कितना है 10 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 3/5 इंटू 25, 5 से कैंसिल होगा 5 बार, आंसर आएगा आपके पास 15 जूल। इसका मतलब ऊष्मा की हानि कितनी होगी? 15 जूल ऊष्मा की हानि हो जाएगी। यहां पर ये 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, हमने इजीली इनको सोल्व कर लिया। उम्मीद है आपसे भी ये क्वेश्चन सोल्व हो गए होंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हमारा इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। चलिए प्रैक्टिस के नाम पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें थोड़ा और कुछ चेंज देखने को मिल सकता है हमें। और उसके पहले इसका एक फेयर सॉल्यूशन देख लेते हैं कि उसमें किस तरीके से समझाया गया होगा। जैसे 2 फेरेड को 5 वोल्ट से चार्ज किया, 3 फेरेड को 10 वोल्ट से चार्ज किया, दोनों को हमने समान ध्रुवता से जोड़ दिया, धनात्मक को धनात्मक से, ऋणात्मक को ऋणात्मक से। तो क्या हुआ? उभयनिष्ठ विभव मिल गया होगा, मान लीजिए V। तो हम लगाएंगे यहां पर आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण क्या बोलता है? प्रारंभिक कुल आवेश बराबर अंतिम कुल आवेश। प्रारंभिक कुल आवेश पहले के पास था 2 इंटू 5, दूसरे के पास था 3 इंटू 10, पहले के पास बाद में हो गया होगा 2 इंटू V, क्योंकि उभयनिष्ठ विभव का मान V है, और दूसरे के पास हो गया होगा बाद में 3 इंटू V। दोनों को बराबर कर दिया तो V का मान मिला हमें 8 वोल्ट। उभयनिष्ठ विभव आ रहा है 8 वोल्ट, हमारा भी यही आया था, हमने सूत्र लगाया था। अच्छा, यहां पर प्रवाहित आवेश पहले के ऊपर हमने चेंज देख लिया। पहले के ऊपर पहले आवेश था, पहले संधारित्र के ऊपर 2 इंटू 5 मतलब 10 कूलम, बाद में हो गया 2 इंटू 8 मतलब 16 कूलम। तो प्रवाहित आवेश कितना हुआ? -6 कूलम बोल दीजिए, या 6 कूलम भी बोल सकते हैं आप। ऊष्मा की हानि की बात करें तो प्रारंभिक कुल ऊर्जा माइनस अंतिम कुल ऊर्जा अगर की जाए तो ऊष्मा की हानि आपको मिल जाएगी। तो देखिए ऊष्मा की हानि कितनी आ रही है? 15 जूल यहां पर ऊष्मा की हानि आ रही है। देखिए हमारा आंसर भी क्या आया था? हमारा आंसर भी 15 जूल आया था। तो मेरी सलाह यही है कि आप फॉर्मूला यूज करिए, उसी से क्वेश्चन कीजिए, आपका क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है 2 फेरेड और 3 फेरेड धारिता वाले संधारित्र को क्रमशः 20 वोल्ट तथा 10 वोल्ट के बैटरी से आवेशित किया जाता है। अब इन संधारित्रों के विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटों को आपस में जोड़ दिया जाता है। अब देखिए ध्यान से देखिए क्या बोला है, इस बार हमने विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटों को जोड़ा है। इसके पहले समान ध्रुवता वाली प्लेटों को जोड़ा था, उसके पहले एक संधारित्र तो अनावेशित था। तो तीनों तरीके के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस में ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए C1 की वैल्यू क्या आ रही है? C1 की वैल्यू आ रही है बेटा 2 फेरेड, और C2 की वैल्यू क्या आ रही है? C2 की वैल्यू आ रही है 3 फेरेड। अच्छा, यहां पर V1 की वैल्यू क्या है? V1 है 20 वोल्ट और V2 है 10 वोल्ट। तो V1 है 20 वोल्ट और V2 है 10 वोल्ट। तो यहां पे हम निकाल सकते हैं पहला क्वेश्चन, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव कैसे निकालेंगे बेटा? उभयनिष्ठ विभव होगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बार बार जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हर बार फॉर्मूला बार बार बोल लीजिए, जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा हमेशा के लिए। वैल्यू रखिए यहां पर C1 V1 कितना? 2 इंटू 20 प्लस, अच्छा ध्यान से देखिए, अब यहां पर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं।
क्या मिस्टेक कर रहे हैं बेटा, यहां पर बोला है विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें आपस में जोड़ी गई हैं। अच्छा, जब विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें परस्पर जुड़ती हैं तो सूत्र क्या होता है, प्लस वाला होता है या माइनस वाला होता है बेटा, माइनस वाला होता है। ये मिस्टेक हम एग्जाम में भी कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। जब विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें जुड़ी हों तो सूत्र होता है उभयनिष्ठ विभव का C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहां पर रखिए सूत्र ये, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20 माइनस 3 इंटू 10 अपॉन 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस 30, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 10/5। तो आपके पास आंसर आएगा 2 वोल्ट। इसका मतलब उभयनिष्ठ विभव कितना आने वाला है, 2 वोल्ट आने वाला है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर यहां पर ये प्लस रख देते तो आपका आंसर कुछ और आता और आपका आंसर गलत हो जाता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन पढ़े कि समान ध्रुवता वाली प्लेटें जुड़ी हुई है या विपरीत ध्रुवता वाली, इसी से क्वेश्चन आपका गलत हो पाएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। देखिए ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन पूछा है प्रवाहित आवेश। प्रवाहित आवेश के लिए हम पहले संधारित्र को पकड़ लेते हैं। इसके पास पहला आवेश कितना था, C1V1, कितना हो गया ये 2 इंटू 20, मतलब पहले आवेश था 40 कूलाम। अच्छा, बाद में कितना हो गया इसके पास Q1 डैश, ये हो जाएगा C1 इंटू V कॉमन, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू उभयनिष्ठ विभव कितना आया 2, मतलब 4 कूलाम। इसका मतलब प्रवाहित आवेश कितना है, वो हो गया होगा Q1 डैश माइनस Q1, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 40, मतलब माइनस 36 कूलाम। या आप बोल सकते हैं 36 कूलाम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेचर से कोई लेना देना नहीं है, बस आवेश का परिमाण बताना है कितना आवेश प्रवाहित हुआ, 36 कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है ऊष्मा की हानि। ऊष्मा की हानि के लिए हम सूत्र लगा सकते हैं हाफ C1 C2 अपॉन, बोलिए फिर से, C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 या V प्लस V2। देखिए ध्यान से, विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें हैं तो सूत्र होगा V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ये गड़बड़ नहीं करनी है, माइनस वाला लगा देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि ऊष्मा की हानि, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि जब विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें जुड़ेंगी तो सूत्र कैसे लिखना है। देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, ऊष्मा की हानि का सूत्र क्या होता है, जब विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें जुड़ती हैं तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र हम यूज करते हैं जब विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें जुड़ती हैं। अगर समान ध्रुवता वाली प्लेटें जुड़ती हैं तो यहां आता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखिए यहां पर फटाफट से, हाफ C1 C2 की वैल्यू 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू V1 और V2 की वैल्यू 20 और 10 है, तो आप लिख सकते हैं 20 प्लस 10 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल होगा, ये हो गया 3/5 इंटू 30 का स्क्वायर होगा 900, तो आप इसको लिख सकते हैं 900। 5 से 900 कैंसिल होगा, ये होगा 180 बार, 180 इंटू 3 मतलब ये आ जाएगा 540 जूल। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां ऊष्मा की हानि आ रही है 540 जूल। इन बातों का ध्यान रखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है। विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें जुड़ी है तो सूत्र चेंज हो जाएंगे, V2 की जगह माइनस V2 आ जाता है, तो यहां पर हो जाता है V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, और यहां हो जाता है C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इन बातों का ध्यान रखिए। चलिए इसका फेयर सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। यहां इसमें देखिए, पहला संधारित्र 20 वोल्ट से चार्ज, दूसरा संधारित्र 10 वोल्ट से चार्ज। जब दोनों को जोड़ दिया तो उभयनिष्ठ विभव आ गया V। उसके बाद हमने लगाया यहां पर आवेश संरक्षण, तो पहले कुल आवेश कितना था, अब देखिए यहां पे ध्यान से, यहां पे बोला गया है कि 2 फेरेड के कैपेसिटर को हमने 20 वोल्ट से आवेशित किया और 3 फेरेड के कैपेसिटर को 10 वोल्ट से आवेशित किया। इस 2 फेरेड वाले की धनात्मक प्लेट को इसकी ऋणात्मक प्लेट से जोड़ दिया और इसकी ऋणात्मक प्लेट को इसकी धनात्मक प्लेट से हमने जोड़ दिया है। तो यहां पर जैसे ही हम कुंजी को बंद करेंगे आवेश का पुनर्वितरण होगा और इनका उभयनिष्ठ विभव आ जाएगा V। प्रारंभ में इसके पास कुल आवेश था 20 इंटू 2 मतलब 40 कूलाम। इसके ऊपर आवेश था 10 इंटू 3 मतलब 30 कूलाम। इसके ऊपर बाद में आवेश हो गया होगा 2 इंटू V और इसके ऊपर अंतिम आवेश हो गया होगा 3 इंटू V। अगर आपसे पूछा जाए प्रारंभ में कुल आवेश कितना था, तो इसकी धनात्मक प्लेट इसकी ऋणात्मक से जुड़ी हुई है, तो हम बोलेंगे 40 माइनस 30। प्रारंभिक आवेश कितना हुआ, इधर था प्लस 40 और इधर था माइनस 30, तो कुल आवेश कितना हुआ
40 माइनस 30। अब यहां पे हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत यूज कर रहे हैं। प्रारंभिक आवेश हो गया 40 माइनस 30, बाद में कुल आवेश हो गया 2v और 3v, तो दोनों को ऐड कर दिया। हम लिख सकते हैं अंतिम कुल आवेश हो गया होगा 5v, तो 10 इक्वल टू 5v, तो v की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट। हमने जो सूत्र लगाया था C1v1 माइनस C2v2 अपॉन C1 प्लस C2, उससे भी आंसर हमारा 2 वोल्ट ही आया था। नेक्स्ट हमसे पूछा था प्रवाहित आवेश। प्रवाहित आवेश कैसे निकाला था हमने? पहले संधारित्र के ऊपर चेक कर लिया, उसके ऊपर अंतिम आवेश हो गया होगा 2 इंटू वी कॉमन, मतलब पहले की धारिता कितनी है C1 और इंटू वी कॉमन। C1 की वैल्यू है 2 और वी कॉमन भी आया हमारे पास 2, तो अंतिम कुल आवेश आ गया इसके पास पहले संधारित्र पे 4 कूलम। प्रारंभ में इसके पास था 40 कूलम, तो प्रवाहित आवेश आया माइनस 36 कूलम। हमने जो सॉल्व किया था उसमें भी आंसर 36 कूलम या माइनस 36 कूलम, जो भी बोलना चाहें एक ही बात है, यही आ रहा था। अगर बात करें ऊष्मा की हानि की, तो पूरे निकाय की प्रारंभिक ऊष्मा ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा दोनों का अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो वही ऊष्मा की हानि होगी। इस तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। मगर मैंने बोला है आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, हमने फॉर्मूला लगाया विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें जुड़ी हैं, इसलिए हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, तो उससे हमारा आंसर आया था 540 जूल। यहां पर भी देखिए वही आंसर आ रहा है। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मगर इस तरीके से करेंगे तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी और सिली मिस्टेक होने के चांस भी ज्यादा है। तो आप फॉर्मूला याद रखिए, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व होगा। 200 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से आवेशित करने के बाद उसे अलग करके 2 ओम के प्रतिरोध से निरावेशित किया जाता है, तब उत्पन्न ऊष्मा का मान पूछा गया है हमसे। हमसे क्या बोला है? हमारे पास एक संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है? उसकी धारिता है 200 माइक्रोफेरेड और इसको हमने 200 वोल्ट की एक बैटरी से आवेशित किया है। अगर 200 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ऊर्जा भरी हुई होगी। कितनी ऊर्जा भरी होगी? हम बोल सकते हैं हाफ CV² इसके अंदर ऊर्जा भरी हुई होगी, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो हम बोल सकते हैं इसके अंदर ऊर्जा भरी हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं? इसकी एक प्लेट को दूसरी प्लेट से जोड़ रहे हैं, किसकी सहायता से? 2 ओम के प्रतिरोध की सहायता से। तो क्या होगा? धनात्मक प्लेट का आवेश प्रवाहित होकर किससे मिल जाएगा? ऋणात्मक प्लेट से। तो दोनों प्लेटें क्या हो जाएंगी? उदासीन। इसका मतलब दोनों प्लेटें अगर उदासीन हो जाएंगी तो प्लेटों के मध्य कोई विद्युत क्षेत्र होगा क्या? कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा उस केस में। उस केस में आप बोल सकते हैं अब संधारित्र के अंदर कितनी ऊर्जा है? अब इसके अंदर शून्य ऊर्जा है, जीरो ऊर्जा है। तो पहले इसके अंदर ऊर्जा थी हाफ CV², अब इसके अंदर ऊर्जा है 0। तो ये ऊर्जा गई कहां? तो आप बोल सकते हैं कि आवेश का प्रवाह हुआ तार से, और दुनिया का कोई ऐसा तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। हर तार का आर होता है। आर होता है मतलब प्रतिरोध होता है, तो ऊष्मा की हानि भी होगी। तो ऊष्मा की हानि हो गई। कितनी ऊष्मा की हानि हुई? जितनी ऊर्जा में परिवर्तन हुआ वही ऊष्मा की हानि होगी। पहले ऊर्जा थी हाफ CV², बाद में हो गई 0, तो ऊष्मा की हानि कितनी हुई? हाफ CV² ही ऊष्मा की हानि हुई। अच्छा, अगर आपसे बोल दिया जाए कि हाँ 2 ओम की जगह 10 ओम का प्रतिरोध लगाते तो भी ऊष्मा की हानि हाफ CV² ही होती। 1000 ओम का प्रतिरोध लगाते तब भी ऊष्मा की हानि वही होती, क्योंकि जितनी ऊर्जा भरी हुई है संधारित्र के अंदर वही तो ऊष्मा के रूप में निकल सकती है। कोई नई ऊर्जा तो आएगी नहीं। इसका मतलब जो ऊष्मा की हानि हो रही है निरावेशन के समय, वो इस बात पर निर्भर नहीं कर रही है कि कितने ओम का प्रतिरोध आपने यहां पर जोड़ा है। यहां पे क्वेश्चन में आपको घुमाने के लिए पूछा जा सकता है कि संधारित्र को 2 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा तब ऊष्मा की हानि हुई, मान लीजिए H। अगर इसको 2 ओम की जगह 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ देते तो ऊष्मा की हानि कितनी होती? 5H या 25H या H/5 या H/25। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता था, या H। तो आपका आंसर होना चाहिए कि प्रतिरोध पर निर्भर नहीं कर रही है ऊष्मा की हानि, वो हम बोलते पहले जितनी हो रही थी उतनी ही होगी, मतलब H ही होगी उस केस में। ये कुछ वही केस है। मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है 10 लीटर। इसके बॉटम में आपने एक होल कर दिया, एक छेद कर दिया, और पूरा पानी लीक हो गया। तो आपसे पूछा जाए कितना पानी लीक हुआ, तो आप बोल सकते हैं 10 लीटर, क्योंकि पहले बाल्टी भरी हुई थी, बाद में बाल्टी खाली हो गई है। अगर आपसे बोला जाए इसके बॉटम में एक ही जगह 2 होल कर दिए जाए, 2 छेद कर दिए जाए, तो कितना पानी लीक हुआ, तो उस केस में भी पानी कितना लीक हुआ? 10 लीटर ही पानी लीक होगा, 10 लीटर ही पानी लीक होगा, क्योंकि जितना भरा हुआ वही तो लीक हो सकता है, अलग से तो पानी आ नहीं रहा है। इसी तरीके से जितनी ऊर्जा पहले से भरी हुई थी वही तो ऊष्मा के रूप में निकलेगी। तो यहां पर हम इस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं कितनी ऊष्मा की हानि होगी। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पहले कितनी ऊर्जा भरी हुई है संधारित्र के अंदर। तो हम बोल सकते हैं पहले ऊर्जा होगी हाफ CV², वैल्यू रखेंगे हाफ। संधारित्र की धारिता है 200
माइक्रोफेरेड मतलब 200 इंटू 10 की घात -6 इंटू वी स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर, ऐसा बोला जा सकता है। देखिए 200 से ये 2 कैंसिल हो गया 100 टाइम, तो 10 की घात -6 और 10 की घात 2, तो ये हो जाएगा 10 की घात -4। 200 का स्क्वायर होगा तो आप इसको लिख सकते हैं, बाहर तो हो गया होगा 10 की घात -4 इंटू 200 का स्क्वायर 4 इंटू 10 की घात 4। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 4 जूल। तो कितनी ऊष्मा ऊर्जा भरी हुई है, पहले 4 जूल। अच्छा, अंतिम ऊर्जा कितनी बची होगी? भाई निरावेशन हो गया, उसके बाद अंतिम ऊर्जा कितनी होगी संधारित्र के अंदर? 0 होगी। इसका मतलब ऊष्मा की हानि कितनी हुई? ऊष्मा की हानि होगी प्रारंभिक कुल ऊर्जा माइनस अंतिम कुल ऊर्जा। प्रारंभिक ऊर्जा है 4 जूल, अंतिम ऊर्जा है 0, तो ऊष्मा की हानि कितनी हुई? 4 जूल ही हुई। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है? हमारा आंसर करेक्ट है 4 जूल। देखिए इसका फेयर सॉल्यूशन देख लीजिए। हम बोल सकते हैं सूत्र क्या है? वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऊष्मा की हानि। अब यहां पे बैटरी तो है ही नहीं, क्योंकि बैटरी के द्वारा जो ऊष्मा की हानि हो रही है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आवेशन के बाद जब निरावेशित हो रहा है उस समय पे बात कर रहे हैं। आवेशित हो चुका है उसके बाद निरावेशन के समय ऊष्मा की हानि की बात कर रहे हैं। जब आवेशित हो रहा था उस समय भी ऊष्मा की हानि हुई होगी, उसकी यहां पे बात नहीं की गई है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे निरावेशन के समय ऊष्मा की हानि पूछी है। तो निरावेशन के समय तो बैटरी कोई कार्य कर नहीं रही है, तो बैटरी का कार्य हो गया 0। इसका मतलब आप बोल सकते हैं ऊष्मा की हानि मतलब माइनस डेल्टा यू, और डेल्टा यू होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो माइनस डेल्टा यू हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल था हाफ सी वी स्क्वायर, यू फाइनल है 0, तो आपके पास आंसर आ गया ऊष्मा की हानि हाफ सी वी स्क्वायर। वैल्यू रख दी हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 4 जूल। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, इस क्वेश्चन में बोला है एक अनावेशित संधारित्र जिसकी धारिता C है। एक अनावेशित संधारित्र, ध्यान से समझिए, एक संधारित्र है जो प्रारंभिक इसके पास कोई आवेश नहीं है, इसकी धारिता कितनी है? C। इसको हमने को एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल V है से जोड़ा जाता है। अब संधारित्र को पृथक करके पुनः बैटरी से विपरीत ध्रुवता के साथ जोड़ा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कीजिएगा, अपने आप क्वेश्चन होता चला जाएगा बहुत आनंद के साथ। चलिए कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले क्या बोला? एक अनावेशित संधारित्र था जिसकी धारिता C थी। इसको हमने क्या किया? एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल V है उससे जोड़ दिया। चलिए जोड़ देते हैं जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ दिया। इस बैटरी का विद्युत वाहक बल है V और संधारित्र की धारिता है C। ठीक है भाई, तो क्या हुआ होगा? इस प्लेट पे प्लस और इस प्लेट पे माइनस चार्ज आ गया होगा। इस प्लेट पे कितना आ गया होगा? प्लस CV, इस पे आ गया होगा माइनस CV, ऐसा कुछ हुआ होगा। अब क्या कर रहे हैं? इसको बैटरी से पृथक कर दिया और पृथक करने के बाद वापस से जोड़ा जाता है इसी बैटरी के साथ, मगर विपरीत ध्रुवता में। विपरीत ध्रुवता का मतलब क्या? पहले जिधर धनात्मक प्लेट थी अब उधर किसको जोड़ा? ऋणात्मक प्लेट को। पहले जिधर ऋणात्मक थी अब उसको किसको जोड़ा? धनात्मक प्लेट को। या फिर बोल दीजिए बैटरी को घुमाकर वापस से जोड़ दिया। तो अब क्या आपको सीन देखने को मिलेगा? यहां पे देखिए, पहले बैटरी जोड़ी हुई थी इस तरीके से, तो अब इस तरीके से जोड़ी होगी। पहले धनात्मक सिरा इधर था, ऋणात्मक इधर था, अब ऋणात्मक उधर है और धनात्मक इधर है। तो अब क्या होगा? इस प्लेट पर अब आवेश आ जाएगा आपके पास माइनस CV, इस प्लेट पर अब हो जाएगा प्लस CV, क्योंकि बैटरी तो इस पर विभवांतर उत्पन्न करेगी V, और इस पे आवेश का मान कुछ इस तरीके से अब आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम इस प्लेट को नाम दे देते हैं प्लेट नंबर 1 और इसको बोल देते हैं प्लेट नंबर 2। यह है प्लेट नंबर 1, यह है प्लेट नंबर 2। मुझे बताइएगा प्लेट नंबर 1 पे पहले कितना आवेश था? पहले आवेश था इस पर CV। प्लेट नंबर 1 पर अब कितना हो गया? अब हो गया माइनस CV। तो अब देखिए ध्यान से कि प्लेट नंबर 1 पे कितना आवेश परिवर्तित हुआ। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं प्लेट नंबर 1 पे आवेश का परिवर्तन हुआ CV माइनस CV। तो हम बोल सकते हैं कि प्लेट नंबर 1 पे आवेश में जो परिवर्तन हुआ वो हो रहा है CV माइनस CV। इसका मतलब ये परिवर्तन हुआ 2CV। अच्छा ये बताइए कि पहले इस प्लेट पे CV था, अगर मैं बोलूं कि -2CV और आ गया तो अब कितना हो गया? -CV। भाई प्लस CV में
माइनस 2CV को जोड़ दिया जाए तभी तो हमारा आंसर क्या आएगा, तभी तो हमारा आंसर आएगा -CV। इसका मतलब बैटरी से कितना आवेश प्रवाहित हुआ, 2CV। कितना आवेश प्रवाहित हुआ, 2CV। पहले क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि कितना आवेश प्रवाहित हुआ है, हमने जवाब दे दिया 2CV। जब भी आवेश प्रवाहित पूछा जाए, उसी संधारित्र में पूछा है, तो हम एक प्लेट का आवेश देखेंगे, पहले कितना आवेश था, बाद में उसी प्लेट का आवेश देखेंगे कितना आवेश हो गया, तो जो परिवर्तन हुआ वो हमें पता चल जाएगा। और ये परिवर्तन हुआ कैसे, यही तो फ्लो हुआ होगा, यही तो प्रवाहित हुआ होगा। तो हमने आंसर निकाल दिया, प्रवाहित आवेश कितना है, 2CV। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा सेल द्वारा किया गया कार्य। मैंने आपको बताया था कि जब भी सेल द्वारा किया गया कार्य पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि बैटरी का वर्क डन का एक ही सूत्र है, प्रवाहित आवेश इनटू बैटरी का ईएमएफ। प्रवाहित आवेश इनटू बैटरी का ईएमएफ या फिर विद्युत वाहक बल। क्योंकि विद्युत वाहक बल की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी, एकांक धनावेश को परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य। तो यहां पर अगर डेल्टा क्यू आवेश को घुमाया है तो कार्य कितना होगा, डेल्टा क्यू इंटू वी, और डेल्टा क्यू का मान है 2CV इंटू वी। तो आपका कार्य कितना आ गया बैटरी का, 2CV²। तो बैटरी ने कितना कार्य किया, 2CV²। सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया इसी के साथ। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहां पर ऊष्मा की हानि निकालनी है, तो सूत्र लगाएंगे क्या, हाफ C1 C2 अपन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बेटा ये सूत्र तब लगता है जब संधारित्र को संधारित्र से जोड़ा जाता है। ध्यान रखना, ये सूत्र कब लगाते हैं, जब संधारित्र को संधारित्र से जोड़ा जाता है, मतलब आवेश का पुनर्वितरण होता है। अब यहां पर संधारित्र को हम बैटरी से जोड़ रहे हैं, तो यहां पर आप कंसेप्ट यूज करेंगे, द वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा H। तो हम यहां पर डेल्टा H निकालना चाहते हैं। बैटरी का वर्ग कितना हुआ, 2CV², अभी तो कैलकुलेट किया है। अच्छा, डेल्टा U क्या है, ये है U फाइनल माइनस U इनिशियल प्लस डेल्टा H। अच्छा, फाइनल कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी स्थिति ऊर्जा होगी, कैसे पता चलेगा भाई, अंतिम इस पर विभवांतर कितना है, बताइए फटाफट से। अंतिम विभवांतर कितना है, V, और धारिता है C, तो अंतिम ऊर्जा कितनी हो गई, हाफ CV²। प्रारंभ में विभवांतर कितना था, प्रारंभ में भी V था, या फिर माइनस V बोल दीजिए, तब भी ऊर्जा कितनी आएगी, हाफ CV²। इसका मतलब प्रारंभ में भी ऊर्जा थी हाफ CV², अंत में भी ऊर्जा है हाफ CV²। तो आप लिख सकते हैं अंतिम ऊर्जा हो गई हाफ CV² माइनस प्रारंभिक ऊर्जा थी हाफ CV²। इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो डेल्टा U का मान क्या मिल रहा है हमें, 0। इसका मतलब जितना बैटरी अब कार्य कर रही है दोबारा जोड़ने के पश्चात, वो पूरा का पूरा कार्य किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो पूरा कार्य कन्वर्ट हो रहा है ऊष्मा के रूप में। तो आप बोल सकते हैं ऊष्मा हानि कितनी हो गई, ऊष्मा की हानि हो गई 2CV²। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली। चलिए इसका एक फेयर सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहां पे क्या किया हमने, पहले संधारित्र को कनेक्ट किया 20 वोल्ट की बैटरी से, तो ये आवेशित हो गया प्लस CV माइनस CV, इधर आवेश हो गया प्लस CV, इधर हो गया माइनस CV, ऐसा। अब इस संधारित्र की जो प्लस CV वाली प्लेट है, इसको ऋणात्मक मतलब निम्न विभव वाले साइड से हमने जोड़ दिया, और जो ऋणात्मक प्लेट है इसको उच्च विभव वाली साइड से हमने जोड़ दिया। तो अब क्या हो गया होगा, इस प्लेट पे अब आवेश आ गया होगा माइनस CV, और इस प्लेट पर हो गया होगा प्लस CV। पहले इस पे था प्लस CV, अब इस पर हो गया माइनस CV। तो आवेश में परिवर्तन कितना हुआ, आवेश में परिवर्तन हुआ CV माइनस माइनस CV, मतलब 2CV। तो कितना आवेश प्रवाहित हुआ, 2CV, ये हमने देख लिया। अब बैटरी का कार्य होता है फ्लो ऑफ चार्ज इंटू EMF ऑफ सेल, प्रवाहित आवेश इंटू सेल का विद्युत वाहक बल, ये होता है कार्य। तो 2CV प्रवाहित हुआ है और V विद्युत वाहक बल है, तो कार्य हुआ बैटरी का 2CV²। अब यहां पर देखते हैं ऊष्मा की हानि, W सेल इक्वल टू होगा डेल्टा U प्लस ऊष्मा की हानि। डेल्टा U होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल, अंतिम ऊर्जा भी वही है हाफ CV², प्रारंभिक थी हाफ CV², तो डेल्टा U का मान हो जाएगा 0। इसका मतलब जो ऊष्मा की हानि है वो बैटरी के कार्य के बराबर होगी, और वो होगी 2CV²। हमने भी इसी तरीके से किया है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हमें वैसा वैसा करना है, क्वेश्चन में आगे समझते समझते बढ़ना है, और अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप कंसेप्चुअली सही कर रहे हैं तो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है हमारे सामने, संधारित्रों का संयोजन।
अब संधारित्रों का संयोजन हम पढ़ने जा रहे हैं। इस संयोजन को पढ़ने के पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि आपने विद्युत धारा नाम के चैप्टर में भी संयोजन पढ़ा है। वहां आपने पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन। वहां आपने देखा होगा प्रतिरोधों का दो प्रकार से संयोजन हो सकता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। अगर दोनों तरफ के संयोजनों को मिक्स करके कोई परिपथ बनाया जाता है तो हम उसे बोलते हैं मिश्रित संयोजन। मगर मेन रूप से अगर देखा जाए, मुख्य रूप से देखा जाए तो दो प्रकार के संयोजन मुख्य हैं, एक है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। यहां भी हम संधारित्रों का दो तरीके से संयोजन करेंगे, एक होगा श्रेणी क्रम संयोजन और एक होगा समांतर क्रम संयोजन। चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन हम देखने वाले हैं। अगर दो संधारित्र इस तरीके से जुड़े हों, ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से जुड़े हुए हैं तो इस संयोजन को कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। आपने जब पढ़ा था संधारित्रों के अंदर तो देखा था कि दो संधारित्र इस तरीके से जुड़े होंगे तो इसको कहा जाता था श्रेणी क्रम संयोजन। उसी तरीके से संधारित्रों के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, इस तरीके से जुड़े हैं तो ये श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। संधारित्रों के प्रतिरोधों के लिए बात की जाए तो दो प्रतिरोधों के लिए श्रेणी क्रम संयोजन की क्या खासियत होती थी? वहां पर दोनों संधारित्रों से समान धारा प्रवाहित होती थी या सेम धारा प्रवाहित होती थी। ये आई धारा इससे भी गुजरेगी और इससे भी गुजरेगी। तो श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों के लिए कहा जाएगा कि अगर इस बैटरी से Q आवेश प्रवाहित हुआ है तो पहले संधारित्र के पास भी Q आएगा और दूसरे के पास भी Q ही आएगा। तो अगर दो संधारित्रों में समान आवेश प्रवाहित होता है तो वो संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। ध्यान से समझिए, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसा आपने प्रतिरोध में पढ़ा था वैसे ही संधारित्र के अंदर पढ़ रहे हैं, कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। वहां पे श्रेणी क्रम संयोजन में आपने तुल्य प्रतिरोध का सूत्र भी पढ़ा होगा। तुल्य प्रतिरोध का सूत्र वहां आया था R1 + R2। देखते हैं यहां क्या आता है, वही आएगा या कुछ अलग आएगा, इसको कोशिश करते हैं समझने की। देखिएगा ध्यान से, हम बोल रहे हैं कि इस तरीके से ये दो संधारित्र जुड़े हुए हैं, दोनों श्रेणी क्रम में है। अब कुल विभवांतर कितना है बैटरी का? कुल विभवांतर है V। कुछ विभवांतर पहले के ऊपर आ गया होगा, कुछ विभवांतर दूसरे के ऊपर आ गया होगा। पहले के ऊपर मैं मान लेता हूं आ गया होगा विभवांतर V1 और दूसरे के ऊपर आ गया होगा V2। मगर जो कुल विभवांतर होगा वो तो V के बराबर ही होने वाला है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं V1 + V2 = क्या होना चाहिए? V। और यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं कि दोनों के ऊपर आवेश का मान तो समान ही होगा। तो हम क्या क्या समझ सकते हैं यहां से कि V1 की वैल्यू होने वाली है यहां पर Q/C1, क्योंकि Q = होता है CV। V1 क्या है? पहले पे विभवांतर, तो V1 को लिख दिया Q/C1 और V2 को लिख देंगे Q/C2। तो यहां से एक बात क्लियर है, V is inversely proportional to C। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो कुल विभवांतर होगा वो दोनों के योग के तुल्य होगा। V1 + V2 = होना चाहिए V। और V को मैं क्या लिख सकता हूं? V को लिख सकता हूं Q/C। क्यों? क्योंकि पूरे परिपथ में कुल आवेश कितना प्रवाहित हुआ? कुल आवेश प्रवाहित हुआ Q। और पूरे परिपथ की कुल तुल्य धारिता अगर पूछी जाए तो हम तुल्य धारिता मान रहे हैं C, या इसको आप CS भी लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। S का मतलब है सीरीज, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता मान लीजिए, हमने मान ली C, तो हम इसको लिख सकते हैं Q/C। और V1 की वैल्यू लिख सकते हैं Q/C1 और V2 की वैल्यू लिख सकते हैं Q/C2, क्योंकि दोनों के पास आवेश का मान समान है। अगर यहां पे देखा जाए तो इधर से Q को मना के इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सूत्र आएगा 1/C = 1/C1 + 1/C2। ये सूत्र आपको देखा देखा लग रहा होगा। आपने जब प्रतिरोध का संयोजन पढ़ा था तो समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध की तुल्य प्रतिरोध का मान आया था 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो जो वहां पे समांतर क्रम का सूत्र था प्रतिरोधों के लिए, वो सूत्र यहां पर श्रेणी क्रम में आया है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है? 1/C = 1/C1 + 1/C2। अच्छा, ऐसे तीन संधारित्र होते तो हम बोल देते 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। n होते तो 1/CN तक चला जाता है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला देख सकते हैं, क्वेश्चन आएगा तो हम इसमें वैल्यू रख सकते हैं। अच्छा, अगर बात करें कि दो संधारित्र होते तो दो संधारित्रों के लिए इसको आगे भी सोल्व किया जा सकता है। दो संधारित्रों के लिए तुल्य धारिता का सूत्र, इसको अगर आगे सॉल्व कर लिया जाए, एलसीएम ले लिया जाए C1 C2, तो आपके पास C का मान मिल जाएगा C1 C2/C1 + C2। जैसे वहां पर दो
प्रतिरोधों के लिए आपने याद किया होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, उसी तरीके से दो संधारित्रों के लिए हम बोल सकते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इस सूत्र की एक खासियत है, एक तो इससे आपका आंसर फटाफट आ जाएगा, तो आपको जब भी दो संधारित्र मिले इसी सूत्र का यूज करना है क्वेश्चन फास्ट करने के लिए। दो से ज्यादा हो तो इसका यूज करना है। इसका यूज कब करें? जब दो से ज्यादा संधारित्र हो श्रेणी क्रम में, और दो हो तो डायरेक्ट इसका यूज करें, फटाफट आंसर आएगा। खास बात क्या है, आपने प्रतिरोधों के लिए पढ़ा होगा समांतर क्रम में कि जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका मान सबसे जो न्यूनतम मान का प्रतिरोध होगा समांतर क्रम में उससे भी कम होता है। तो हम यहां पर भी ये बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है उसका मान इन दोनों संधारित्रों की धारिताओं से भी कम आने वाला है। मतलब C1 का मान C का मान C1 से भी कम होगा और C2 से भी कम होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। आप याद रखें, श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता आती है उसका मान दोनों संधारित्रों की या जितने भी श्रेणी क्रम में संधारित्र हैं सबसे छोटा आता है। मतलब इन दोनों में जो छोटा होगा ना C1 और C2 में, उस छोटे वाले धारिता से भी कम आएगा आपके पास तुल्य धारिता का मान। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो तुल्य धारिता है इसका मान C1 से भी कम होगा और C2 से भी कम होगा। किससे कम होगा? C1 से भी कम होगा और C2 से भी कम होगा। मान लीजिए C1 का मान है 4 फेरेड और C2 का मान है 5 फेरेड, तो जो C का मान है वो 4 से भी कम आने वाला है। 4 भी नहीं आ सकता, 4 से भी कम आएगा आपका आंसर। अगर कोई ऑप्शन 4 या 4 से ज्यादा है तो वो आंसर हो ही नहीं सकता, ये हम ध्यान रखें। और एक और खास बात कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो मान है तुल्य धारिता का ये होगा C1/2 और C2/2 से बड़ा, इसका मतलब इसका मान जो है न्यूनतम कितना हो सकता है? इसका न्यूनतम मान हो सकता है C1/2 या C2/2 के बराबर, और जो मान होगा वो इनके आधे मान या उससे बड़ा ही होगा। न्यूनतम मान इनके आधे के बराबर हो सकता है। तो इसका आप ध्यान रखिए, ये इसकी प्रॉपर्टी है श्रेणी क्रम की। चलिए इसमें अब नेक्स्ट आता है हमारे पास समांतर क्रम। जैसा वहां पे समांतर क्रम था वैसा यहां पे सूत्र आया श्रेणी क्रम का। अब यहां पे समांतर क्रम समझते हैं कि जैसे आपने पढ़ा था वहां पे समांतर क्रम, वैसे यहां पर दो संधारित्र हैं, दोनों को इस तरीके से जोड़ा है तो ये समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। अब आपने पढ़ा होगा जब दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनके अक्रॉस जो विभवांतर होता है वो समान होता है। यहां भी वही रूल लग रहा है कि दो संधारित्र जब समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो दोनों के अक्रॉस जो विभवांतर होगा वो बराबर होगा। भाई बैटरी का विभवांतर है V, कितना है V, तो इसका विभवांतर भी V ही होगा, इसका ध्यान रखें एक। और वहां पर जो समांतर क्रम संयोजन होता था वहां पे विभाजित कौन होती थी? वहां विभाजित होती थी धारा। आपने पढ़ा होगा ओम का नियम, ओम के नियम से हम धारा को विभाजित करते थे और आप बोलते थे जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें कम धारा जाएगी और जिसका प्रतिरोध कम होगा वहां ज्यादा धारा जाएगी। तो यहां पर विभाजित कौन होगा? यहां विभाजित होगा आवेश। अब देखिए आवेश किस तरीके से विभाजित होगा। मान लीजिए यहां से Q आवेश गया है तो ऊपर चल जाएगा मान लीजिए Q1 और नीचे चला जाएगा Q2। यहां पे हम बोल सकते हैं कि Q1 का मान जो होगा वो होगा C1 इंटू V और Q2 का मान जो होगा वो होगा C2 इंटू V। अब V तो दोनों के लिए समान है, इसका मतलब जो आवेश होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा धारिता के। वहां तो हमने बोला था कि जहां प्रतिरोध ज्यादा होगा वहां धारा कम होगी। यहां हम क्या बोलेंगे? जहां धारिता ज्यादा होगी वहां आवेश भी ज्यादा जाएगा और जहां धारिता कम होगी वहां आवेश भी कम जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहां पे। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि कुल आवेश जो गया था वो Q1 और Q2 में विभाजित हुआ है, तो Q1 प्लस Q2 का मान कुल के बराबर होना चाहिए। और Q इक्वल टू आप लिख सकते हैं CV, और C क्या है? C है तुल्य धारिता। आप इसको CP भी बोल सकते हैं अगर चाहें तो। P मतलब पैरेलल, समांतर क्रम। तो C इंटू V इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 इंटू V और प्लस C2 इंटू V। V कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास सूत्र बनेगा C इक्वल टू C1 प्लस C2। ये ऐसा सूत्र आपने देखा था श्रेणी क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों में। श्रेणी क्रम में आपने देखा था R इक्वल टू R1 प्लस R2, यहां पे मिल रहा है समांतर क्रम में। तो एक बात का ध्यान रखें कि प्रतिरोधों में जो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है वैसा सूत्र संधारित्र में आपको मिलता है समांतर क्रम में, और श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जो सूत्र होता है प्रतिरोधों में वैसा सूत्र आपको मिलता है यहां पर श्रेणी क्रम में। तो आप
इन चीजों का ध्यान रखिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो जो समांतर क्रम वाला सूत्र है प्रतिरोध में वो संधारित्र के लिए श्रेणी क्रम में, और जो श्रेणी क्रम वाला सूत्र है प्रतिरोधों में वो संधारित्र में समांतर क्रम में हम वैसा यूज करने वाले हैं। तो यहां पर जो तुल्य धारिता होगी वो C1 और C2 दोनों से बड़ी होगी। श्रेणी क्रम में क्या देखा, जो तुल्य धारिता होगी वो C1 और C2 दोनों से छोटी होगी।